प्रिय शिक्षार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लंबे समय से एग्जामिन यू चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक लंबे समय से आप हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आपने धीरे धीरे कक्षा 12 के सारे पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ लिया है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब हम इसके बाद वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होंगी, इसलिए एक बार पाठ्यक्रम तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाए, हम लोग उसको तैयार कर सकें। एक प्रकार से क्रैश कोर्स के रूप में जो है छोटी छोटी चीज़ों को टेक्निकल तरीके से हम लोग बताने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इससे पहले रिवीजन के रूप में गद्य खंड के पाठों के अंत में दिए गए सारे गद्यांशों को पढ़ा, उनके प्रश्नों को छांटा और गद्य के सारे परिचय भी हम लोगों ने, लेखक परिचय भी पढ़े हैं। और अब हम लोग कवियों के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कवियों के परिचय को हम किस रूप में व्याख्यायित डिवाइड करते हैं, इनको हम 11 बिंदुओं में बांटते हैं। जन्म की तिथि व स्थान पहला बिंदु है। दूसरा, आप देख रहे हैं कभी शिक्षा एवं कार्य को लिख देते हैं, कभी मृत्यु विवरण भी पहले दे देते हैं। तो मृत्यु विवरण है, शिक्षा एवं कार्य है, साहित्यिक सेवाएं हैं, रचनाएं हैं, भाषा है, शैली है, अलंकार है, छंद है, रस है और हिंदी साहित्य में स्थान है। भाषा शैली के बाद में भाषा, शैली, अलंकार, छंद एक काव्य का बाह्य पक्ष है, जिसको कला पक्ष कहते हैं। और रस और गुण जो होता है वो आंतरिक पक्ष होता है। तो इस प्रकार से क्रम से हम लोग इसको करते हैं, पहले अलंकार भाषा शैली के बाद फिर छंद, फिर रस। इस तरीके से हिंदी साहित्य में स्थान 11 बिंदुओं में हम लोग कवि परिचय को डिवाइड करते हैं। और इसी लेखक परिचय को हम लोगों ने इसको जो है वो 7 बिंदुओं में डिवाइड किया था। उसमें अलंकार, रस, छंद वाला हेडिंग नहीं पड़ता है। तो हम लोग देखते हुए चलें और पूरा अंत तक देखें। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छात्र, 40% से अधिक छात्र जो है वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सभी से ये आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके पास तक अधिकांश वीडियो पहुंचती रहेंगी, आप ध्यान से सुन समझ सकेंगे और किसी भी समय आप देख करके अपना जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो आप देखें कि परिचय को हम लोग कैसे एक तकनीकी तरीके से लिख सकते हैं। कहते परीक्षा देना एक कला है। आपको ज्ञान कितना अधिक है वो अधिक बात है, अलग बात है, लेकिन आप उसको किस तरीके से प्रसारित करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो उसका परीक्षक के मन पर अच्छा असर पड़ता है। और जब मन अच्छा होता है तो कार्य और लाभ भी हम लोग दूसरे को अंक के रूप में दे सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का परिचय आप देख रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, एक प्रकार से राष्ट्र कवि के रूप में माने जाने वाले कवि हैं ये। तो जन्म की तिथि व स्थान पहला बिंदु। तो संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय तो काफ़ी संक्षिप्त है और साहित्यिक परिचय को थोड़ा सा विस्तार से हम लोगों ने लिया है, लेकिन फिर भी वो सार संक्षेप में ही है। किताबों में बहुत बड़े बड़े परिचय दिए हुए हैं, उतना सारा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बोर्ड तो कहता है इस समय के अनुसार का 80 शब्दों में ही पूर्ण करिए, लेकिन 80 शब्दों में तो नहीं हो पाता है। लेकिन 80 शब्दों से थोड़ा ज़्यादा, एक पेज में, लगभग 1 सवा पेज में हम लोग परिचय को कंप्लीट करते हैं इसमें। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ग्राम चिरगांव, जनपद झांसी में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त था। इतना ही इसमें लिख दीजिए, बहुत अधिक विस्तार में न जा करके। दूसरा बिंदु आता है मृत्यु विवरण। लिख सकते हैं 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरीके से आप परिचय को लिख सकते हैं। मृत्यु प्रायः जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु होती है। इस प्रकार से मृत्यु का स्थान अगर है तो लिख सकते हैं, अलग अलग हुई है तो, अन्यथा फिर आप केवल सन लिख सकते हैं। शिक्षा एवं कार्य, तीसरा हेडिंग आता है शिक्षा एवं कार्य। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक कहाँ तक प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की, और साथ ही साथ इन्होंने कार्य क्या किया। ये दोनों चीज़ें, ऐसी दोनों चीज़ों से मिली हुई जो विषय वस्तु है, वो शिक्षा एवं कार्य की हेडिंग में हम लोग लिखते हैं। प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा घर पर रहकर विधिवत प्राप्त की। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन कर राष्ट्रीय भावों से परिपूर्ण काव्य इन्होंने रचा
और कवि बन गए। आप देखिए, स्वाध्याय में इन्होंने स्वाध्याय से अधिक ज्ञान प्राप्त किया। प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा घर पर रहकर विधिवत प्राप्त की और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करके राष्ट्रीय भावों से परिपूर्ण काव्य की रचना करने लगे और राष्ट्र कवि बन गए। बहुत ही अलौकिक कार्य उन्होंने किया कि स्वाध्याय के माध्यम से आपने इतना बड़ा कार्य किया कि आप राष्ट्र कवि के रूप में बन गए। इनका वार्त भारती है आदि इतना ओजस्वी, इतना प्रासंगिक काव्य है वो आज़ादी के समय के लिए कि जो है सभी के अंदर जोश उत्पन्न कर देता है। आगे देखें, साहित्यिक सेवाएं। अब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या कार्य किया, तो आप ध्यान देंगे कि साकेत महाकाव्य के सृजन पर इन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की। इनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है ये। तो साकेत महाकाव्य में इन्होंने इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। बहुत बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार है। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से आप सम्मानित किए गए। इनकी सभी रचनाओं में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय स्वर प्रकट हुए हैं। इनकी सभी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय स्वर प्रकट हुए हैं। आपको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साकेत महाकाव्य पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ऐसे महानता से भरा हुआ इनका व्यक्तित्व है। साकेत महाकाव्य इनका एक बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है। अब इनकी रचनाओं में आइए। रचनाएं अगला बिंदु है। अब रचनाएं हमने लिखी हैं, आपकी रचनाएं थोड़ी सी, लेकिन आप रचनाओं को और विस्तार से तैयार करें और रचनाओं को शामिल करें, उनकी विधाएं तैयार करें और सार संक्षेप में कुछ रचनाएं यहाँ पर भी आपके सामने हैं। क्यों रचनाओं के 2 नंबर अलग से होते हैं? तो मौलिक रचनाओं में भारत भारती, साकेत, यशोधरा आदि इनकी ये मौलिक रचनाएं हैं। अनुदित रचनाएं, इसमें कुछ का अनुवाद किया है। अनुदित रचनाओं में प्लासी का युद्ध है, मेघनाद वध है, वृत्र संहार है। अन्य रचनाओं में जैसे जयद्रथ वध है, खंडकाव्य है, झंकार है, सिद्धराज है, पंचवटी है। बहुत सारगर्भित, जयद्रथ वध भी इन्होंने बहुत सारगर्भित शब्दों में लिखा है। सब हरिगीत का छंद में पूरा जयद्रथ वध इन्होंने लिख रखा है। हे बिल्कुल अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक पेशा तजो। इस तरीके से ये पूरा जयद्रथ वध हरगीत का छंद में इन्होंने लिखा और बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य इसमें है। तो जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, पंचवटी, ये इन्होंने अन्य रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी रचनाओं के साथ साथ अगला बिंदु आता है भाषा। सरल, शुद्ध, परिष्कृत माने संवारी हुई, शुद्ध की हुई, खड़ी बोली इनके काव्य में मिलती है। तोड़ मरोड़ नहीं, सीधे सीधे जैसे लिखा जाता है वैसे ही इन्होंने लिख दिया है और वैसे ही पढ़ने में आता है। लोकोक्ति, कहावतों का भी और मुहावरों के भी प्रयोग बीच बीच में इन्होंने किए हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग, सरल, शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली, ये इनकी भाषा है। इसी क्रम में आगे देखें शैली। अब इन्होंने प्रबंध शैली, महाकाव्य लिखा है, प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। चुटपुट रचनाएं लिखी हैं, मुक्तक शैली के प्रयोग भी किए हैं। गा सकते हैं, गीत शैली भी इनके काव्य में आ गई है। कहीं पर पत्र शैली भी है। आदि रचनाएं इन्होंने की है। आज भी इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अर्थालंकार हैं। यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार हैं। मानवीकरण, अंत्यानुप्रास, अनुप्रास, ऐसे अनेक अलंकारों का समावेश इनके काव्य में मिलता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, मानवीकरण, कहीं कहीं का प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। अंत्यानुप्रास, पंचवटी में आप देखिए प्रकृति का मानवीकरण ही मिलेगा आपको। अंत्यानुप्रास, अनुप्रास आदि अलंकारों का समावेश इनके काव्य में मिलता है। छंद, इन्होंने मंदाक्रांता, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, हरिगीतिका, बरवय आदि छंद अपनाए हैं।
तो इस प्रकार से अनेक छंदों के प्रयोग भी इनके काव्य मिलते हैं। ये कला पक्ष है काव्य का। तो अलंकार, छंद, भाषा, शैली, ये काव्य का कला पक्ष है। अब इसी क्रम में और थोड़ा देखें आगे, रस, श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार तथा रौद्र रस, शांत रस के प्रयोग भी इनके काव्य में मिलते हैं। संयोग, वियोग, रौद्र, शांत, इनके काव्य में ये प्रमुख रूप से रस पाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण आप राष्ट्र कवि कहलाए। कहते कवि का थोड़ा प्रशंसात्मक वर्णन भी आना चाहिए हिंदी साहित्य में स्थान। तो राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने वाले, राष्ट्र को इन्होंने स्वर प्रदान किए, भारत भारती के माध्यम से स्वर प्रदान किए, राष्ट्र को स्वर प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं आप, कवि हैं, इसलिए आप राष्ट्र कवि कहलाए। राष्ट्र पर काव्य लिखा है, राष्ट्र पर बहुत सारा लेखन किया, इसलिए राष्ट्र कवि कहलाए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप निस्संदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। जो हिंदी भाषी जनता है वो राष्ट्रभाषा को पहचानती है, हिंदी को पहचानती है, तो आप निस्संदेह हिंदी भाषा के आप जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं और आप राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे आपने इनके पूरे परिचय को सुना है, समझा है, ध्यान से समझते हुए चलें। और अब जैसे कि परिचय से बहुत हम लोगों को मदद मिलती है। अब जैसे कोई व्याख्या लिख रहे हैं, कोई भी इस प्रकार का हल कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में है कि श्रृंगार, संयोग और रौद्र, शांत ऐसे रसों का प्रयोग उन्होंने किया है, तो उस कविता को भी पढ़ते समय आप गैस कर लेंगे, अनुमान कर लेंगे कि इसमें कौन सा इससे मिलता जुलता कौन सा रस है। इस तरीके से आप समझा सकते हैं। अंत तक इसको देखते हुए चलिए, नोट करिए, और सारी ऑनलाइन परीक्षाएं इसी के आधार पर संपन्न होने वाली हैं, इसलिए पूरा ध्यान से अपने पास नोट भी करें, समझते हुए चलें। धन्यवाद।